जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे दोस्त। क्या हालचाल है आप सभी का। देखना मेरे भाई, टॉप के 15 ऐसे सवाल लगाते हैं जो सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में रिपीट हुए हैं मेरे भाई, पूछे गए सवाल हैं। और सारे के सारे सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आने वाले शिफ्टों में। जिन भी स्टूडेंट्स का मेरे भाई एग्जाम्स है उन सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ये क्लास इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, है ना। देखना, आज के सेट का सबसे पहला सवाल उठाते हैं, समय को बर्बाद नहीं करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू कितना 40 के बराबर है। कितना दिया गया है मेरे दोस्त, तो ए क्यूब प्लस का बी क्यूब और इसका वैल्यू कितना के बराबर है, आपका 40 के बराबर। आपसे पूछा गया है कि भाई 6ab का वैल्यू आपसे पूछा गया है और a प्लस बी कितना के बराबर है। a प्लस बी आपका a प्लस बी कितना के बराबर, तो बोलोगे भैया 4 के बराबर दिया गया है ना। अच्छा, आपसे पूछा क्या गया है कि भाई a प्लस बी कितना है, तो आपका 4 के बराबर। आपसे पूछा गया है कि 6ab का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्त, है ना। अच्छा, मुझे एक चीज बताना कि a प्लस बी अगर 4 के बराबर है, इसमें दोनों तरफ हम लोग क्या कर देते हैं, क्यूब लगा देते हैं, है ना। तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का क्या हो जाएगा 3ab इंटू का क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो आपका a प्लस बी और इधर 4 का क्यूब कितना 64 के बराबर। मुझे एक चीज पता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू कितना है 40 के बराबर। ये पार्ट अगर इधर जाएगा तो माइनस होगा मेरे दोस्त, तो बचेगा कितना इधर, तो 3ab का वैल्यू कितना है आपका नहीं पता मेरे भाई 3ab। और a प्लस बी का वैल्यू कितना के बराबर 4 के बराबर, तो इंटू का 4 करो और इधर कितना हो जाएगा 64 माइनस क्या करोगे, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को माइनस करोगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू कितना 40 के बराबर है, इसमें माइनस कर दो, है ना। तो यहाँ से हम लोगों को निकालना क्या है कि 6ab। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि इस मेरे भाई, या फिर आप ऐसा कर दो कि 4 गुना 3 आपका कितना 12ab होता है और ये कितना इधर हो जाएगा मेरे दोस्त, तो आपका 4 और 2 यानी कि 24। अगर मैं इस 12ab को 6ab बनाऊं तो क्या करेंगे, 2 से इसको भाग देंगे, यानी कि कितना 2 से काटोगे मेरे दोस्त, 6 दूना का 12 और इधर 12 गुना 2 आपका 24, है ना। तो इधर कितना हो जाएगा 6ab बराबर कितना, तो आपका 12। यही वैल्यू आपको निकालना था। कौन सा उत्तर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा, है ना। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे कहेंगे कि सर यहाँ से आसानी से उत्तर दे सकते हैं कि 6ab है, तो जो भी उत्तर होगा वो 6 का मल्टीपल होगा। बहुत जगह मेरे भाई फंस जाओगे आप, है ना। ये तभी आपका पॉसिबल हो सकता था जब बोल देता है एग्जामिनर कि भाई ab आपका एक इंटीजर है, तभी उस कंडीशन में ऐसा आप कर सकते थे कि आप बोल सकते थे कि भाई जो भी उत्तर होगा ना वो 6 का मल्टीपल होगा दोस्त, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लगाते हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शन के ऊपर में, काफी बेहतरीन सा सवाल है। देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में कुल मतों के 70% मत वैध हैं, यानी कि 70% वोट क्या है, तो वैलिड है। उम्मीदवार एक्स को 630 मत वैध मत मिले, यानी कि वैलिड वोट मिले, जबकि उम्मीदवार वाई को एक्स से 40% अधिक मत मिले, तो कुल डाले गए मतों की संख्या बताओ क्या हो जाएगा। मैं कहता हूं कि टोटल वोट कितना है, हम लोग मान लेते हैं कि 100 के है। कितना मान लेते हैं मेरे भाई, तो 100 के आपका। अब इसमें से वैलिड वोट कितना है, तो वैलिड है आपका 70%। इसका अगर 70% आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 70 के आपका। और ये जो 70 के है मेरे भाई 70 के आपका, तो ये दो चीजों में बटा हुआ है। सॉरी, ये तो वैलिड है और ये दो व्यक्तियों में है। एक कौन है, तो एक्स है, और एक आपका कौन है, तो एक कैंडिडेट आपका वाई है। और एक्स को कितना वोट मिलता है, तो भाई 630 मिलता है। कितना मिल गया, तो बोलोगे भैया 630। तो वाई को कितना मिलता है, इससे मेरे भाई 40% ज्यादा। इससे 40% ज्यादा कितना होगा, तो हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं कि भाई 630 का 40% ज्यादा बोलोगे। जैसे यहां से ही हम लोग डायरेक्ट करते हैं, 630 का 40% यानी कि इसका 140% निकालो, है ना। 630 का 140% आप निकाल लो, कितना होगा, परसेंट हटाओगे 2 जीरो खत्म। 14 गुना 63 करोगे मेरे भाई, आंसर आ जाएगा 14 तिया का 42 का 2, कैरी कितना बचा 4। 14 गुना 6 84 और 4 मेरे भाई 88, कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया आपका 882 के बराबर। इसका मतलब वाई को वैलिड वोट कितना मिला मेरे भाई, वैध वोट कितना मिला। वैध और देखो, वैलिड और इनवैलिड का अंतर क्या है। देखो, इनवैलिड वोट वो साढ़े के साढ़े वोट हो जाते हैं जो किसी गलत तरीके से मेरे भाई वोट डाला गया, या फिर जिनका एरर हो जाता है। जैसे कि जहाँ पे आपको मारना है, मुहर लगाना है, वहां पे ना लगा के कहीं दूर जगह में मेरे भाई कहीं गलत जगह पे आप लगा देते हो, है ना। तो वो क्या हो जाते हैं, आपके इनवैलिड वोट हो जाते हैं, अवैध हो जाते हैं वो। और वैध वोट क्या होता है, वैलिड मेरे भाई जो बिल्कुल काउंट किया जाता है। तो ये वाई को कितना मिलता है 882 और एक्स को कितना 630 वोट मिल जाते हैं। अब मुझे एक छोटा सा बात बताओ, यहाँ से आपको 100 का वैल्यू निकालना है। टोटल वोट आपको पूछा गया है, टोटल वोट पूछा गया है। यहाँ से मेरे भाई टोटल वैलिड कितना आ रहा है, तो 0 और 2 आपका 2, 3 और 8 आपका 11 है, उसके बाद 7 और 8 आपका 15 है। ये जो 1512 वोट जो आपको मिल रहा है, 882 और 630, ये मेरे भाई क्या है, वैलिड, टोटल वैलिड वोट है। तो टोटल वैलिड वोट आपके पास कितना है 70 के, यानी कि ये जो वैल्यू है ये 70 के बराबर है दोस्त। आपको निकालना कितना है 100 के का वैल्यू, है ना। तो यहाँ से के खत्म हो जाएगा, 1 0 से 1 0 खत्म। 7 से इसको काटोगे, 7 गुना 2 14 बचेगा 1, 7 1 7, 4 बचेगा, 7 गुना 6 42, यानी कि कितना, तो 2160 के बराबर कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया टोटल नंबर ऑफ वोट
कितना मेरे भाई, तो 2160। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर, करेक्ट जवाब इस सवाल का हो जाएगा आपका, है ना। बताएंगे भाई, किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत कोई तकलीफ अगर है यहाँ तक चीजें समझने में तो बताएंगे एक बार दोस्त। देखो घबराने की कोई बात नहीं है, हर एक सवाल को काफी निचोड़ के पढ़ाया जाएगा आपको, है ना। अगला सवाल लगाते हैं कि एक लंबवृत्तीय शंकु के तिर्यक की ऊंचाई 50 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, इसका वॉल्यूम यानी कि आयतन ज्ञात करना है, क्या हो जाएगा, है ना। इसका आपको मेरे भाई आयतन निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। सबसे पहले तो ऑप्शन उठा लेते हैं जब भी ऐसे सवाल आ जाए। ऑप्शन कितना है, 9750, है ना, क्योंकि ऐसे सवाल मैक्सिमम क्वेश्चंस मेरे भाई ऑप्शन से ही खत्म हो जाते हैं। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी कितना है, 98 और 2 बार 0। फिर ऑप्शन नंबर सी कितना है, तो 9856। ऑप्शन नंबर डी कितना मेरे भाई, तो आपका 9920। अब यहाँ से मुझे पता है कि आपको निकालना क्या है, तो इसका आयतन यानी कि वॉल्यूम निकालना है। और शंकु का वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि 1/3 क्या हो जाएगा, पाई, और आपका मेरे दोस्त क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और आपका एच, यही आपका फॉर्मूला होता है। इसका मतलब वैल्यू क्या है, साढ़े के साढ़े वैल्यू मेरे भाई परफेक्ट है, कोई डेसिमल में नहीं है, कोई फ्रैक्शन में नहीं है। तो हम लोग आसानी से बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो ये 3 है ना, ये 3 मेरे भाई क्या हो सकता है, जैसे इस पार्ट को थोड़ा सा और अगर तोड़े तो 1/3, पाई का वैल्यू कितना 22/7, और यहाँ पे क्या है, तो आपका आर स्क्वायर इंटू का क्या होगा, तो एच, है ना। तो हम मुझे एक चीज पता है कि जो भी उत्तर होगा ना, ये 7 और ये 3, तो मेरे भाई यहाँ पे कुछ वैल्यू रहा होगा आर और एच का, जिससे क्या हुआ कि 7 और 3 मेरे भाई काट दिया होगा पूरा पूरा। इसका मतलब जो भी उत्तर होगा वो क्या होगा, तो 11, 22 क्या है, 11 गुना 2, तो जो भी उत्तर होगा वो 11 का क्या होगा, तो मल्टीपल होगा, है ना। क्या होगा बोलोगे भैया, 11 का मल्टीपल होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में वैसा कोई नंबर नहीं है जो इस 11 को काट सकता है। तो 11 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं हम लोग कि 9 और 5 आपका 14, 14 माइनस 7 करोगे तो आपका 7, ये 11 का मल्टीपल नहीं हो सकता। 11 का मल्टीपल का रूल ये है कि या तो मेरे भाई एक एक अंक छोड़ के आप जोड़ो, और जो बच गया उसको जोड़ो, माइनस करो मेरे दोस्त, आपका या तो 0 आ जाए या तो फिर 11 का मल्टीपल आ जाए, है ना। यहाँ पे देखना बोलोगे भैया 9 और 0 यानी कि कितना, 9 और 8 और 0 8, यानी कि मेरे भाई 9 में से 8 माइनस करोगे 1 बच रहा है, ये भी नहीं हो सकता। इसको चेक करते हैं, यहाँ से बोलोगे भैया 9 और 5 14, 8 और 6 14, ये तो हो सकता है। 9 और 0 9 9, ये भी हो सकता है भाई, 11 का मल्टीपल अब दोनों हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग काम क्या कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे हम लोग मेरे भाई क्या काम कर सकते हैं, जैसे मुझे एक चीज बताना कि इसका रेडियस कितना है, 14 है, इसका रेडियस कितना होगा, तो बोलोगे भैया जैसे शंकु ड्रॉ कर लेते हैं। देखो मैक्सिमम सवाल ना, मैं आपको यह तरीका क्यों बता रहा था मेरे दोस्त कि मैक्सिमम क्वेश्चंस ना इसी टाइप से मेरे भाई आपका उड़ जाता है ना। बहुत टाइम पे बहुत मैक्सिमम सवाल ऐसे होते हैं कि जहां पे कोई चीज निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ता है, इस 11 के मल्टीपल से चेक करोगे तो मैक्सिमम सवाल उड़ जाता है दोस्त, है ना। इसलिए हम लोग सबसे पहला प्रायोरिटी इसको देते हैं। अब यहाँ से बोलोगे भैया रेडियस कितना है आपका, रेडियस है आपका 14, और इसका मेरे भाई हाइट कितना होगा, तो हाइट कितना दिया गया है, तिर्यक ऊंचाई 50 है, इसका सलेंट हाइट 50 है। मुझे एक ट्रिपलेट इसका पता है कि रेडियस कितना है 14, और आपका मेरे भाई सलेंट हाइट कितना है, आपका एल कितना है 50 है। हम लोगों ने एक ट्रिपलेट पढ़ा था 7 7 24 और कितना का, तो 25 का। एक ट्रिपलेट हम लोग जानते हैं 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है। यहाँ पे 90 डिग्री, ये क्या है, कर्ण है आपका, हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस अगर मेरे भाई 25 का 2 गुना हो रहा है 50, रेडियस 7 का 2 गुना 14, तो आपका हाइट क्या हो जाएगा, 24 का 2 गुना यानी कि 48 आपका। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे वैल्यू को पुट करके लिख लो, आसानी से उत्तर आ जाएगा 22/7। रेडियस का स्क्वायर कितना है, रेडियस 14 गुना 14 आप करोगे, और हाइट कितना मेरा दोस्त 48 आपका। यहाँ से हम लोग काट सकते हैं कि भाई क्या कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 7 गुना 2 आपका 14, और 3 से काटोगे, 3 से इसको काटोगे 16 या 48। अच्छा यहाँ से यूनिट डिजिट निकाल लेते हैं, इसका यूनिट डिजिट अलग है, इसका यूनिट डिजिट अलग है। बोलोगे भैया कितना, 6 गुना 4 24, 24 का 4, 4 गुना 2 8, और 8 गुना का 16, 16 का मतलब यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। 6 कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा दोस्त, है ना। अब यहाँ पे देखना एक बात और समझ लो, इस सवाल में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको सवाल सॉल्व करना नहीं सिखाऊंगा कि भाई आप सवाल तो हर कोई सिखा लेता है ना, कि भाई सवाल ऐसे उड़ाना है, ऐसे सॉल्व करना है, सब बता सकता है। आप खुद 2-4 क्लासेस करोगे या फिर आप 2 बार रिवाइज करोगे सवालों को, आप खुद बना पाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं उसमें नहीं है। लेकिन इसके लिए देखो बेस्ट अप्रोच क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे देख रहा था कि सबसे पहले तो प्रायोरिटी दो कि भाई 11 का मल्टीपल होगा, चेक कर लो, जितने सारे ऑप्शंस कट रहे हैं काट लो, है ना। या फिर दूसरा कंडीशन ये हो रहा था कि या तो यूनिट डिजिट मेथड आपका मेरे भाई डायरेक्ट आप लगाते तो यूनिट डिजिट एक ही का आपका 6 आ रहा था, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर था। डायरेक्ट यूनिट डिजिट भी लगा सकते थे। थर्ड इसमें मेथड क्या हो जाता है, तीसरा तरीका होता है कि भाई इसमें आप ना डिजिटल सम का यूज भी कर सकते हो, तो भी आपका उत्तर मेरे दोस्त निकल जाएगा, है ना। 3 तरीके हैं, 3-4 तरीके आपके पास हो जाते हैं, जो आपको बेस्ट लगे उससे आप जा सकते हो एग्जाम में, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। देखो अगला सवाल कह रहा है कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, एंगल क्यू 90 डिग्री और पी क्यू 12 सेंटीमीटर, क्यू आर 5, तो कॉट पी का मान बताओ भाई क्या हो जाएगा। बहुत ही वाहियात सा सवाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, काफी मेरे भाई छोटू सा सवाल है ये, है ना।
क्या है बोलोगे भैया पी क्यू, क्यू कितना है मेरे भाई, तो आपका समकोण है यानी कि 90 डिग्री है पी क्यू और आपका आर, यही दिया गया ना पी क्यू आर। पी क्यू कितना है 12 है आपका, पी क्यू कितना है 12 सेंटीमीटर। फिर कितना क्यू आर कितना है, क्यू आर आपका 5 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा क्या गया है कि भाई कॉट पी का वैल्यू बताओ, कॉट पी कितना हो जाएगा, कॉट पी यानी कि ये वाला एंगल लेना है। इससे मुझे बताओ कि कॉट थीटा के लिए हम लोग क्या पढ़ते आ रहे थे कि भैया कॉट थीटा क्या होता है, तो टेन का उल्टा होता है कॉट मेरे भाई। टेन थीटा के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन का क्या हो जाएगा बेस, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन का बेस यानी कि लंब अपॉन का आधार मेरे भाई होता है ना, लंब बटे का आधार होता है। तो हम लोग कॉट का सीधे उल्टा कर दो उसका, यानी कि ऊपर में क्या बोलोगे, क्या बोलोगे भैया, बोलोगे भैया बी बाई पी यानी कि क्या हो जाएगा बेस अपॉन का क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, है ना, बेस अपॉन का परपेंडिकुलर। तो मुझे बताओ कि कोट पी के लिए अगर इस एंगल से देखोगे तो इसका बेस कौन सा होगा, तो बेस जो एंगल के साथ जुड़ा हुआ है यानी कि ये बाड़ है, और इसका परपेंडिकुलर किसका, जो बेस पे जो लंब डाला गया है इस बाड़े पे मेरे भाई लंब कौन सा है, तो क्यू आर आपका क्या है परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 5 यानी कि 12/5। करेक्ट आंसर कौन सा उत्तर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा दोस्त, है ना। किसी का भी पूछ ले, टेन थीटा का पूछ ले, टेन पी का पूछ ले, कॉट पी का पूछ ले, साइन पी का पूछ ले, साइन आर का पूछ ले, हर एक चीज का आप निकाल सकते हो, कोई भारी भरकम सा बात नहीं है ना। अगला सवाल कह रहा है कि 500 पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा। मुझे एक चीज बताओ कि एसआई की बात अगर हम लोग करें तो एक साल में अगर 10% के हिसाब से पर साल दे रहा है तो भाई 3 सालों का ब्याज क्या होगा। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, हर एक साल ब्याज बराबर बराबर देना होता है दोस्तों ना। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट की कंडीशन क्या होती है कि ब्याज पे ब्याज लगता है वहां पे, है ना। हर एक साल क्या होगा ब्याज पे ब्याज लग के वो प्रिंसिपल बनता है, फिर दूसरे साल उसका ब्याज निकालोगे, फिर मेरे भाई जो ब्याज आएगा वो फिर क्या बन जाएगा प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में कहीं ना कहीं ब्याज पे ब्याज लगता है। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट की कंडीशन कहानी ये है कि सिंपल इंटरेस्ट में मेरे भाई आपको कोई ब्याज पे ब्याज नहीं देना होता है। जो ब्याज जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका रहता है मेरे दोस्त, है ना, वही क्या होता है जो रेट रहता है कितना साल के लिए उससे गुना कर दो, यानी कि हर एक साल क्या होता है ब्याज इसमें बराबर बराबर होता है दोस्त, है ना। तो मैं बोल सकता हूं कि 10% के हिसाब से 3 सालों में ब्याज कितना हो जाएगा, तो 10 गुना 3 यानी कि 30% ब्याज। आप कह रहे हो भैया राशि कितना है, प्रिंसिपल कितना है आपका 500, आपको निकालना क्या है, तो 3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज बताओ, यानी कि इस 500 का 30% आप निकाल लो मेरे भाई, आपका उत्तर आ जाएगा यही क्या हो जाएगा, तो आपका ब्याज हो जाएगा साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 गुना 3 कितना हो जाएगा 15 यानी कि 150 के बराबर, है ना। 150 कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा आपका, है ना। लेकिन इस सवाल के लिए क्या आप पेन पेपर उठाते हो, तो भाई आप समझ लो कि बहुत मेरे भाई वीक पॉइंट पे हो, है ना। इस सवाल में पेन पेपर उठाने की कोई जरूरत नहीं थी। क्यों, यहाँ पे समझना, मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ, इस पॉइंट को समझो पहले आप, कि जैसे मेरे भाई क्या है 10% के हिसाब से 3 सालों में बोलोगे भैया ब्याज एसआई कितना हो जाएगा आपका 30%, और मुझे निकालना है कि इस 500 का 30% अगर आप निकालोगे तो सबसे पहले मुझे बताओ कि 500 का 10% कितना होगा। तो 10% हम लोग कैसे निकालते हैं, एक अंक छोड़ के आप पॉइंट लगा दो यानी कि 50। ये 50 क्या है, तो 10% के बराबर है, तो मुझे 30% का वैल्यू निकालना है, यानी कि इधर प्रतिशत कितना हो रहा है 3 गुना हो रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि जो काम उधर करेंगे वही काम इधर भी करना होगा, इधर भी 3 गुना करोगे तो 150, है ना। आसानी से बोल सकते थे, यहाँ भी मैं डायरेक्ट कर सकता था कि 10% 50, 50 का 3 गुना आपका कितना हो जाएगा 150 के बराबर दोस्त, है ना। अगला सवाल आगे बढ़ते हैं कि एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 8000 है। यदि पुरुष की संख्या में 5% और महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि होती है, इंक्रीमेंट होती है, तो जनसंख्या 8500 हो जाती है। गांव में महिलाओं की वर्तमान संख्या बताओ भाई क्या हो जाएगा। जैसे मैं वर्तमान का अगर यहाँ पे लिखूं, काफी मजेदार सा सवाल है, बहुत सारे लोग इसमें फंसेंगे। अगर वर्तमान का लिखें कि भाई आपका मेल कितना है, मेल मान लेते हैं, यहाँ पे मेल लिखो, और इधर मेरे भाई फीमेल, है ना। मेल मान लेते हैं कि कितना है 100x है, और फीमेल कितना, तो आपका 100y, और दोनों को जोड़ोगे तो कितना के बराबर, तो मेरे भाई वर्तमान जनसंख्या कितना है 8000 के बराबर, 8000 के बराबर। अब कंडीशन यह है कि आप 5% पुरुष की संख्या बढ़ाते हो और मेरे भाई 10% महिलाओं की संख्या बढ़ाते हो, तो आपका कितना हो जाता है पॉपुलेशन जाके 8500। तो मैं कह सकता हूं कि भाई 100 का अगर इसमें 5% निकाल लो तो आपका 5x, फिर आप इस 100y का अगर 10% निकालोगे तो कितना होगा, तो आपका 10y। यानी कि आप क्या निकाल रहे हो, सिर्फ इंक्रीमेंट निकाल रहे हो, सिर्फ वृद्धि वाला पार्ट निकाल रहे हो कि भाई कितने की वृद्धि हुई। तो मुझे बताओ कि 8000 पॉपुलेशन था, 8500 हो जाता है, तो कितने का वृद्धि हुआ मेरे भाई 500, यानी कि ये जो वैल्यू है ये कितने के बराबर है, तो 500 के बराबर। आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है कि गांव में महिलाओं की वर्तमान संख्या बताओ भाई, वर्तमान संख्या कौन सा, ये 100y का वैल्यू आपसे पूछा गया है दोस्त, है ना। इसी का वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू अगर निकालना है तो मुझे एक चीज करना पड़ेगा कि इस x वाले पार्ट को किसी तरह खत्म करना होगा। तो मैं इस इक्वेशन को क्या करता हूँ, 100 बनाने के लिए 20 से गुना कर देते हैं।
तो 20 से गुना करोगे कितना हो जाएगा आपका 100x, फिर कितना मेरे भाई यहाँ भी 10 गुना 20 करोगे यानी कि कितना 200y, और इधर कितना हो जाएगा आपका 500 गुना 20 करोगे तो आपका 3 0, और आपका कितना हो जाएगा 1 से 4 0 आपका है ना 10,000 के बराबर। मैं क्या करता हूँ काम कि इस इक्वेशन नंबर 1 इसको ले लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो, चीज़ें क्लियरली आपको समझ आएगी। इसमें क्या करो कि भाई इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करो 2 से, यानी कि यहाँ पे माइनस करो, माइनस करोगे तो ये 100x खत्म हो जाएगा। 200y में से 100y को माइनस करोगे कितना 100y आपका बचेगा, और यहाँ से 10,000 में 8,000 को माइनस करोगे कितना आपका 2,000 के बराबर। आपको निकालना क्या था 100y का वैल्यू ही तो आपसे पूछा गया था, यही तो निकालना था दोस्त है ना। महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या कितना होगा 2,000 के बराबर। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा, है ना। बताओ भाई कोई दिक्कत कोई तकलीफ किसी को अगर यहां तक है तो बताएंगे एक बार। आगे बढ़ते हैं। एक और काफी बेहतरीन ढंग का सवाल है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को बेचता है, यदि उसका विक्रय मूल्य 2.5 गुना और क्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो नया लाभ 50% हो जाता है। वर्तमान लाभ प्रतिशत बताओ भाई क्या हो जाएगा। जैसे मैं कहता हूं कि इधर सीपी लिखो, है ना, सीपी और क्या मेरे भाई ओल्ड और न्यू लिख देते हैं ना, ताकि चीजें बेहतर तरीके से आपको समझ आएगी। जैसे आप यहाँ पे कर लो कि यार सीपी लिखो, है ना, सीपी लिख दो, एसपी लिख दो। अगर सीपी मानते हैं कि x रुपए है, एसपी आपका y है, तो हम लोग क्या करते हैं कि कॉस्ट प्राइस उसका विक्रय मूल्य का कितना है, विक्रय मूल्य को मेरे भाई 2.5 गुना कर देते हो, यानी कि कितना हो जाएगा 2.5 हुआ ही आपका, और क्रय मूल्य को कितना गुना करते हो 2 गुना है तो कितना हो जाएगा 2x आपका। तो आपको प्रॉफिट कितने का होता है, लाभ कितने का होता है 50% का दोस्त, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जब अगर इसका हम लोग रेशियो ले लें तो हम लोग बोल सकते हैं कि सीपी अपॉन एसपी अगर लोगे रेशियो तो 2.5 हुआ ही, और लाभ कितना होता है 50%। एक छोटा सा चीज याद रखना यहाँ पे कि 50% है, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना के बराबर होगा, तो 1/2 के बराबर। तो हम लोग जब भी जानते हैं कि प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट को जब भी तोड़ते हैं ना, तो नीचे डिनोमिनेटर में जो आता है वो सीपी आता है, और मेरे भाई ऊपर वाला क्या है प्रॉफिट है, तो ये प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपका एसपी कितना आ जाएगा 2 का सामान 1 का लाभ करके आप बेचोगे तो सेलिंग प्राइस कितना आपका 3 मेरे दोस्त। यहाँ पे हम लोग ऊपर में क्या लिए हैं, तो आपका सीपी लिया है कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 2 है, तो यहाँ पे 2 रखो, और सेलिंग प्राइस कितना है मेरे भाई एसपी कितना है आपका 3 है, तो 2/3 आपका, है ना। वृद्धि होने के बाद 50% की इंक्रीमेंट होती है। यहाँ से 2 से 2 आप काट दो, उसके बाद मेरे भाई यहाँ पे अगर पॉइंट है तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, पॉइंट हटाओगे तो 5 गुना 5 आपका 25, और 5 गुना 6 आपका 30। एक्स अपॉन वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो बोलोगे भैया वाई ये ऊपर चले जाएगा 5 और नीचे में कितना आपका 6, यानी कि एक्स और वाई का रेशियो कितना 5:6। तो आपसे पूछा गया है कि वर्तमान लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा। ये तो वर्तमान का वैल्यू आपका निकल गया एक्स और वाई का, तो हम लोग प्रॉफिट परसेंट कितना होगा भाई 5 का सामान, एक्स क्या था सीपी था, यानी कि 5 का सामान अगर 6 में बेचोगे तो प्रॉफिट कितने का होगा, तो 1 का प्रॉफिट, है ना, 1 रुपए का लाभ। तो प्रॉफिट परसेंट हम लोग निकालेंगे तो बोलेंगे भैया 1 रुपए का लाभ होता है, किस पे लाभ मेरे भाई, तो सीपी पे। सीपी कितना है 5 आपका, इंटू का क्या करोगे तो 100, इस 5 से इस 100 को काटोगे कितना 20% के बराबर। कौन सा ऑप्शन है 20%, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा आपका, है ना। देखो यहाँ पे अगर लिखना चाहते हो लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं लिख देता हूँ, छोटी छोटी चीजें जब भी आती है ना मैं लिख देता हूँ साइड में कि भाई प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है तो प्रॉफिट ऊपर में, फिर नीचे सीपी इंटू का 100 आपका, और लॉस परसेंट निकालना हो तो ऊपर में सिर्फ क्या रखो लॉस रखो, नीचे में सीपी। सीपी हमेशा नीचे रहेगा इंटू का 100, है ना। सीपी हमेशा इसलिए नीचे रहता है क्योंकि प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेट हम लोग मेरे भाई कॉस्ट प्राइस के ऊपर में करते हैं दोस्त, है ना। एक अगला सवाल कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक कार एक निश्चित दूरी को 10 घंटे में तय करती है, उसी दूरी को 6 घंटे में तय करने के लिए एक कार की गति कितनी होनी चाहिए। मुझे बताओ कि डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू का टाइम होता है ना। स्पीड कितना है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आप चलते हो, और कितने घंटे तक, तो 10 घंटे तक आप चलते हो। यही क्या हो गया मेरे दोस्तों आपका डिस्टेंस हो गया, इतना किलोमीटर, है ना। अब यहाँ से मेरे भाई ये डिस्टेंस जो है ना 6 घंटे में आपको तय करना है, तो स्पीड कितनी होनी चाहिए, तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस अपॉन का टाइम। आपका डिस्टेंस कितना 72 गुना 10 आपका, और टाइम कितना है 6 घंटा। यहाँ से काटोगे 6 से काटोगे तो कितना 12 गुना 6 72, यानी कि स्पीड कितना, तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। कितना हो जाएगा 120 किलोमीटर प्रति घंटा, कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा आपका दोस्त। यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट पे लिख देता हूँ आपको, है ना। देखो साइड में कुछ कुछ चीजें लिख देते हैं कि डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा आपका स्पीड इंटू का टाइम। यहाँ से स्पीड आप निकालोगे तो बोलोगे भैया डिस्टेंस इधर रहेगा, टाइम नीचे आ जाएगा, यानी कि डिस्टेंस अपॉन का टाइम। और आप मेरे भाई टाइम का फॉर्मूला निकालना चाहते हो तो इधर डिस्टेंस रहेगा, स्पीड नीचे में आ जाएगा, यानी कि बटे का स्पीड। तो एक फॉर्मूला अगर याद रखते हो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, उससे तीनों चीजें आप निकाल सकते हो। स्पीड निकालना चाहते हो स्पीड निकालो, टाइम निकालना चाहते हो टाइम निकालो मेरे भाई, है ना।
तो हर एक चीज़ आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात नहीं है ना। देखना एक काफ़ी ज़बरदस्त सा सवाल कि एक वस्तु की कीमत में पहले 20% की वृद्धि, फिर 15% की कमी, फिर 25% की वृद्धि और फिर 20% की कमी, कुल प्रतिशत परिवर्तन क्या है बता दो भाई, है ना। देखो सबसे पहले तो हम लोग इसमें क्या लिखते हैं, ऑल लिख दो इधर और इधर क्या लिख दो, न्यू लिख दो। रेशियो से बनाते हैं चीज़ों को। इसमें बहुत सारे तरीके होते हैं कि एक तो मेरे भाई आप रेशियो से बना सकते हो, दूसरा तरीका है सक्सेसिव है, तीसरा तरीका होता है कि भाई आप इसको ना डिजिटल सम से भी बना सकते हो। तो बहुत तीन तीन चार चार तरीके होते हैं इस सवाल को बनाने के, है ना। यहाँ पे देखना, जैसे मैं अगर मेरे भाई बात करूँ कि पहले 20% की इंक्रीमेंट, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 वृद्धि हो रहा है, यानी कि पहले अगर 5 था तो 1 की वृद्धि होगा, कितना हो जाएगा 6 आपका। फिर 15% की कमी, तो बोलोगे भैया 15% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 आपका, है ना, 3/20 मेरे दोस्त। अब मुझे बताओ कि पहले अगर किसी वस्तु का कीमत अगर कितना था 20 था और कमी हो रहा है ना 15% की कमी, तो 3 की कमी करोगे कितना हो जाएगा 17 आपका। अब फिर 25% की वृद्धि, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, अगर मेरे भाई पहले 4 है, 1 की इंक्रीमेंट करोगे कितना हो जाएगा आपका 5। फिर कितना है 20% की कमी, यानी कि फिर 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, तो 1/5 और कमी है तो माइनस हो करोगे, यानी कि अगर पहले 5 था 1 की कमी करोगे बचेगा कितना 4। रेशियो में है चीज़ें, हम लोग काट सकते हैं, 5 से 5 खत्म हो जाएगा, 4 से 4 खत्म आपका। फिर मेरे भाई यहाँ से अगर इसको काटना चाहते हो तो काटो, नहीं काटना चाहते हो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 20 गुना 5 करोगे कितना हो जाएगा 100, और इधर मेरे भाई कितना 17 गुना 6 आपका 102। तो मुझे बताओ कि 100 का सामान 102 हो जाता है, कितने की वृद्धि हुई, तो बोलोगे भैया इंक्रीमेंट होगा मेरे भाई, कितना होगा इंक्रीमेंट परसेंट कितने का, तो आपका 2% का मेरे दोस्त, है ना। 2% कौन सा उत्तर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा आपका, है ना। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे सोच रहे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे सोच रहे होंगे कि मैंने डायरेक्टली यहाँ पे 2% कैसे बैठाया। तो इस चीज़ को समझना यहाँ पे कि जब भी मेरे भाई आप चीज़ों को 100 पे कैलकुलेट करते हो ना, जैसे इंक्रीमेंट कितने का हुआ, इंक्रीमेंट कितने का हुआ, इंक्रीमेंट परसेंट, तो बोलोगे भैया इसका फॉर्मूला के हिसाब से बनाते हैं। 2 का वृद्धि हुआ था, 100 का चीज़ 102 होता है, 2 का वृद्धि, और वृद्धि किस पे, तो 100 पे, तो बटे का 100 इंटू का क्या करते हैं प्रतिशत में बदलने के लिए 100, तो 100 से 100 खत्म हो जाता मेरे भाई, आपका 2% का इंक्रीमेंट हो जाता। तो एक बात याद रखना कि जब भी चीज़ों को ना 100 पे आप कैलकुलेट करो ना, तो जितने की इंक्रीमेंट हो रही है, जितना रुपया जितना कुछ भी मेरे भाई बढ़ रहा है वो प्रतिशत में भी उतना ही होगा, या फिर कमी होगा तो जितने रुपए की कमी होगी वो अपने आप में प्रतिशत में भी उतना ही होता है दोस्त, है ना। देखना है कि एवरेज का एक काफ़ी ज़बरदस्त सवाल है कि 20 छात्रों की एक बैच का औसत 40, 30 छात्रों का बैच का औसत 50, 50 का के औसत कितना है, तो 60 है सभी छात्रों का औसत, बताओ एवरेज बताओ क्या हो जाएगा। टोटल का आपको एवरेज बताना है। अच्छा, एवरेज के लिए फॉर्मूला होता है कि ऊपर में मेरे भाई सम और नीचे में टोटल नंबर आपका, नीचे में टोटल नंबर। सम हम लोग अगर निकालें तो भाई 20 छात्र हैं और 20 छात्रों का अगर टोटल अगर आपको क्या निकालना है, तो भाई 20 छात्रों का एक बैच है जिसका औसत कितना है 40 है। मुझे बताओ कि 20 छात्रों का अगर आपको टोटल निकालना है, सम निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इसके औसत से इसको गुना कर देंगे, यानी कि 20 गुना आपका कितना हो जाएगा 40, है ना। फिर मेरे भाई अगले 30 बच्चों के लिए कितना है उसका औसत, 30 छात्रों के लिए औसत कितना है 50। फिर अगला कितना है, तो अब अगला आपका 50 छात्रों है, सॉरी आपका कितना है 50 छात्रों के तीसरे बैच के लिए उसका औसत कितना हो जाता है 60, और बटे का कितना हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना, तो 20 और मेरे भाई 20 और 30 50, और 50 आपका कितना 100। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना आपका 100। तो मैं यहाँ से उत्तर दे सकता हूँ, जैसे मैं अगर ऑप्शन उठा लेता हूँ कि ऑप्शन नंबर ए कितना है 50, ऑप्शन बी कितना मेरे भाई तो 51, ऑप्शन नंबर सी 52, ऑप्शन नंबर डी कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 53। यहाँ से पूरा पूरा मेरे भाई गुना उना इतना करने की जरूरत नहीं है, आराम से आप देखना। यहाँ पे मैं क्या काम करता कि इसमें डिजिटल सम का यूज करता मैं। जैसे डिजिटल सम में मैं देखता यहाँ पे कि 4 गुना, जीरो वाला तो यार लेना ही नहीं है, और डिनोमिनेटर में 1 होना चाहिए, है ना। तो 1 0 0 को जोड़ोगे 1 आ रहा है, डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, है ना। बोलोगे 2 गुना 4 8, तो इस पूरे पार्ट का डिजिटल सम 8। 3 गुना 5 15, 15 को आप फिर से जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 5 और 1 आपका 6। फिर 5 गुना 6 आपका 30, 30 का मेरे भाई डिजिटल सम, 30 को आप फिर से जोड़ोगे 3 और 0 को तो आपका 3, और नीचे में 1 है, नीचे में 1 रहना भी चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 6 और 3 आपका 9 हो जाता है, 9 खत्म मेरे भाई, 9 का डिजिटल सम 0 होता है, बचा कितना तो आपका 8। 8 डिजिटल सम कौन से ऑप्शंस का है, यहाँ पे 5 और 0 को जोड़ोगे 5, 5 और 1 मेरे भाई 6, 5 और 2 7, 5 और 3 8, 8 डिजिटल सम आना चाहिए था, ये डिजिटल सम है। डिजिटल सम 8 आना चाहिए था, कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा आपका, है ना। तो ऐसे एवरेज के सवालों में डिजिटल सम बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आप लगाना सीख लेते हो मेरे भाई, लगाने का तरीका आपको पता है, तो एवरेज के लगभग 90% सवालों को उड़ा पाओगे, है ना। अगला सवाल कह रहा है
कि 12 और 24 का तृतीय अनुपात ए है और 9 और 16 का मध्यानुपाती बी है, तो ए बटे बी का मान बताओ भाई क्या हो जाएगा। मुझे बताओ कि थर्ड प्रोपोर्शन हम लोग निकाल रहे हैं, तो कितना है 12 और 24 का, तो 12 बटे 24, और फिर इस 24 को पकड़ के एक बार यहाँ पे लिख दो और बोलोगे भैया ये क्या है, तो आपका जो बच गया ये थर्ड प्रोपोर्शन है। तो यहाँ से 12 से मेरे भाई 24 को काटोगे 2 बार से, तो आपका थर्ड प्रोपोर्शन कितना निकल जाएगा, 24 गुना 2 आपका 48 के बराबर। आगे देखना अगला कंडीशन क्या है कि भाई 9 और 16 का मध्यानुपाती कितना है, बी है। अच्छा यहाँ पे ए ले सकते हैं ना, थर्ड प्रोपोर्शन तो ए है, तो यहाँ पे ए रख दो, सीधी सी बात है, ए रख दो, आसानी से मेरे भाई आपका आ जाएगा, ये ए बराबर इतना आ गया। अब मुझे बताया कि भाई बी जो है ना वो मध्यानुपाती है, और मध्यानुपाती मीन प्रोपोर्शन हम लोग कैसे निकालते हैं, तो रूट लगाओ और दोनों को गुना कर दो, यानी कितना है 9 और 16। 9 को रूट से बाहर निकालोगे 3 आ जाएगा, 16 का रूट से बाहर निकालोगे 4, तो बी बराबर कितना, 4 गुना 3 आपका 12। आपसे पूछा क्या गया है, आपको निकालना क्या है कि भाई ए बटे बी का मान क्या हो जाएगा, तो ए बटे बी हम लोग करेंगे, कितना करोगे मेरे दोस्त, यहाँ पे देखना कि भाई ए बटे बी यानी कि ए का वैल्यू 48, बी का वैल्यू 12, इसको काटोगे कितना हो जाएगा, तो आपका 4 बार से कट जाएगा। 4 आपका कौन सा करेक्ट उत्तर होगा मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस सवाल का सही जवाब, सही आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। बताओ भाई कोई यहाँ तक चीजें समझ आ रही है, थोड़ी सी तो एनर्जी लेके आओ, है ना। ऐसे क्लास तो आप सो के अगर क्लास करोगे फिर कैसे मजा आएगा दोस्त, थोड़ी सी तो एनर्जी लानी पड़ेगी अंदर में, है ना। एग्जाम है भाई, एग्जाम निकालना है, फोड़ना है एग्जाम, एनर्जी होनी चाहिए अंदर में। देखना अगला सवाल कह रहा है कि एक स्टील की तार एक वर्ग बनाती है, एक स्क्वायर है जिसका क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसी तार को एक आयत के आकार में मोड़ा जाए तो इसकी चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, तो आयत की लंबाई क्या हो जाएगी, है ना। आयत की लंबाई क्या हो जाएगी दोस्त, मुझे बताओ कि ये क्या है, तो ये आपका वर्ग है, ये आपका स्क्वायर है, और इसी स्क्वायर को आप एक आयत के फॉर्मेट में मेरे भाई इसको बना देते हो, एक आयत बना देते हो। तो यहाँ पे समझना कि जैसे इसका एरिया कितना दिया गया है, इसका एरिया कितना है, तो आपका 144 के बराबर, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि भाई स्क्वायर का, वर्ग का एरिया कितना होता है, तो आपका साइड का स्क्वायर, तो इसका कितना 144 है, और इधर मेरे भाई साइड का स्क्वायर, स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट लग जाएगा, तो ए बराबर कितना आपका 12। 144 को रूट से आप बाहर निकालोगे तो साइड कितना आ जाएगा, 12। तो मुझे एक बात बताओ कि भाई स्क्वायर में क्या होते हैं, साढ़े के साढ़े साइड आपके बराबर होते हैं, तो इसका परिमाप क्या होगा, इसका परिमाप क्या होगा, तो बोलोगे भैया आपका एक साइड 12 तो 4 साइड कितना हो जाएगा, तो आपका 48 के बराबर। अच्छा हम लोग इसमें आते हैं कि ये कितना है 10 आपका, तो ये इधर भी कितना होगा 10 आपका। इसमें क्या होता है, आयत में 2 साइड बराबर, और मेरे भाई आमने सामने वाला भुजा साइड आपका बराबर होता है दोस्त, है ना। तो ये लंबाई कितना है, एल है आपका, तो ये भी आपका एल होगा। तो हम लोग एक चीज जानते हैं कि जैसे समझना कि इस मेरे भाई स्क्वायर को किसी एक पार्ट में मेरे भाई जैसे कट लगा देते हो, आप काट करके इसको क्या करोगे, इस तार को मेरे भाई खींच के आप लंबा कर देते हो, और फिर खींच के लंबा करने के बाद उसी को ना आप एक आयत बना देते हो, एक रेक्टेंगल बनाते हो। तो मुझे बताओ कि इसको, इसका जो लंबाई होगा, साइड साइड का जो बाउंड्री होगा, परिमाप होगा, इसका परिमाप और इसका परिमाप तो बराबर होना चाहिए ना, तार तो उतना ही है। आपने इस तार को कट किया और कट करके खींच के मेरे भाई आप लंबा कर देते हो, लेकिन फिर उसको मोड़ के आप ना एक क्या बनाते हो भाई, रेक्टेंगल बनाते हो, एक आप आयत बनाते हो, तो तार तो उतना ही रहा होगा ना। तार की लेंथ यहाँ पे जितना था मेरे भाई, टोटल लेंथ आपका, टोटल लेंथ यहाँ भी उतना ही होना चाहिए, है ना। तो बोलेंगे भैया इसका परिमाप बराबर होना चाहिए। तो परिमाप अगर हम लोग देखें तो इसका परिमाप 48, तो इसका भी परिमाप कितना होना चाहिए, तो भाई 48 के बराबर। तो ये कितना है 10 और 10 आपका 20, तो कितना बोलेंगे भैया 20 प्लस का ये एल और एल को जोड़ोगे यानी कि 2L, यही तो हो गया परिमाप। परिमाप का मतलब क्या होता है, बाउंड्री मेरे दोस्त, है ना। यहाँ से बोलोगे इस 48 में से 20 को माइनस करोगे, आपका कितना होगा, तो आपका 28, कितना के बराबर मेरे भाई, आपका 28, और इधर बचेगा 2L। L से 2 से 28 को काटोगे तो L कितना हो जाएगा आपका 14 के बराबर। तो लेंथ कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा दोस्त, है ना। अगला सवाल देखना कि 10% वार्षिक ब्याज दर पर किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 10 रुपये है, तो मूलधन बताओ भाई क्या हो जाएगा। सबसे आसान सा सवाल है। एसआई क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया कि सिंपल इंटरेस्ट हर एक साल बराबर होता है। 10% के हिसाब से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, तो 10 गुना 2 यानी कि आपका 20% के बराबर, है ना। अब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात करें तो भाई पहली साल कितना होगा, 10% ब्याज देगा। फिर दूसरे साल क्या, तो इस 10% का भी 10% कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 10% का 10% कितना, 11 मेरे भाई, है ना। जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया था कि मेरे भाई जैसे 10% है, इसका अगर आप 10% निकालोगे ना, तो हम लोग कैसे निकालते हैं, एक अंक छोड़ के आप पॉइंट लगा दो, यानी कि 1। ये जो 1 है ना, यही है आपका क्या 10% का वैल्यू, यानी कि इस पे ब्याज कितना निकल रहा है, एक आपका 1%। तो भाई दूसरे साल ब्याज कितना होगा, तो 10% और 1% इसका भी ब्याज लगेगा, यानी कि 11%, है ना। तो टोटल मेरे भाई आपका सीआई कितना हो गया, तो आपका 21% के बराबर।
आपसे पूछा गया है कि भाई अंतर कितना है, तो 10 रुपए के बराबर। 20% और 21% में अंतर कितना, तो आपका अंतर कितने का है, 10 रुपए का। और आप यहाँ पे अंतर बता रहे हो प्रतिशत में कितने परसेंट का, तो 1% का। यानी कि ये जो अंतर है ना वो 1% के बराबर है। ये जो 10 रुपए है ना वो 1% के बराबर है दोस्त। आपको प्रिंसिपल निकालना है, मूलधन निकालना है। प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है, 100% के बराबर। तो यहाँ से परसेंट खत्म हो जाएगा, कितना बच जाएगा, 1000 के बराबर। कौन सा आपका ऑप्शन है, 1000 रुपए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा दोस्त आपका, है ना। मजा आ रहा है भाई, बताएंगे यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी अगर है तो बताएंगे एक बार। देखना, एक बॉटन स्ट्रीम का सवाल लगाते हैं कि स्थिर जल में नाव की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम लोग x बराबर कितना, नाव को x से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि कितना है 15 किलोमीटर। कितना मेरे भाई, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और स्ट्रीम का भी दिया गया है कि भाई y का, धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो y कितना हो जाएगा, y को, स्ट्रीम को y से रिप्रेजेंट करते हैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला कहानी है कि नाव धारा की दिशा में 40 किलोमीटर जाने में लिया गया समय और धारा के विपरीत 15 किलोमीटर जाने में लगने वाला समय का 4/3 गुना है। 60 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में कितना समय लगेगा। अब इस सवाल में मैं बताऊं कि वाकई में मेरे भाई मैक्सिमम स्टूडेंट 99% स्टूडेंट वाहियात डेटा पे उलझ के रह जाएगा इस सवाल में। हालांकि ये सवाल मेरे भाई 5 सेकंड वाले सवाल है ना। विद इन मेरे भाई 5 सेकंड इस सवाल को विदाउट पेन पेपर आप बना सकते हो दोस्त, बिना किसी पेन पेपर के सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। अगर आप में मेरे भाई इतनी पोटेंशियल है तो वीडियो को रोक के मेरे भाई आप लगाने का प्रयास करो, इसको लगाओ। अगर मेरे भाई इतना अगर क्षमता आपके अंदर में है कि 5 सेकंड में भाई बना सकते हो तो जरूर मुझे बताना मेरे भाई, है ना। देखना, मुझे एक छोटी सी बात यहाँ पे बताओ कि इसका उत्तर मेरे भाई आपका, मैं पहले बता दे रहा हूँ कि इसका उत्तर 3 घंटा होगा दोस्त, है ना। अब कैसे होगा उस चीज को यहाँ पे समझना कि जैसे ये क्या है, धारा है, ये क्या है मेरे भाई, धारा है। बहते हुए पानी इस डायरेक्शन से इधर चली जा रही है। आप यहाँ पे एक नाव लेके हो मेरे दोस्त, नाव लेके हो, और आपको यहाँ बोला गया है कि 60 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में कितना समय लगेगा। यानी कि नाव लेके आप धारा की दिशा में चले जा रहे हो। तो हम लोग जानते हैं कि नाव को x से रिप्रेजेंट करते हैं, धारा को यानी कि स्ट्रीम को y से रिप्रेजेंट करते हैं। आप जिस डायरेक्शन में धारा यानी कि पानी का बहाव है उसी डायरेक्शन में मेरे भाई नाव लेके आप जाओगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपकी स्पीड कम होगा या मेरे भाई स्पीड ज्यादा होगा। तो बोलोगे भैया एक तो धारा का स्पीड खुद का, ऊपर से मेरे भाई आपकी नाव की गति, यानी कि दोनों के स्पीड क्या होंगे, तो जुड़ जाएंगे दोस्त, है ना। यानी कि स्पीड क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन एक कंडीशन आती है जब मेरे भाई प्रतिकूल आप चलते हो ना, कि भाई आप स्ट्रीम के यानी कि धारा के विपरीत दिशा में आते हो, धारा इधर से इधर जा रही है, आप उल्टा आते हो, तो उस कंडीशन में दोनों का अंतर लेते हैं दोस्त। लेकिन जब आप धारा के साथ साथ चलते हो ना तो दोनों के स्पीड को जोड़ देते हैं। तो जोड़ोगे कितना है, तो भाई इसका नाव का स्पीड और धारा का स्पीड कितना हो जाएगा, 10 और 5 आपका 15, है ना। कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 15 आपका। अब समझना, यहां से समय पूछा गया, टाइम बराबर जानते हैं, टाइम बराबर डिस्टेंस अपन का स्पीड होता है। डिस्टेंस कितना है, 60 किलोमीटर। स्पीड क्या होगा, तो मैंने क्या कहा कि भाई स्पीड दोनों का जुड़ जाएगा, क्योंकि आप धारा के दिशा के साथ साथ चल रहे हो। तो दोनों का स्पीड जोड़ोगे कितना हो जाएगा भाई आपका 15 और 5 आपका 20। यहां से काटोगे 20 का 60 यानी कि 3 घंटे के बराबर। कौन सा आपका उत्तर है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा। अब मुझे बताओ कि मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें मेरे भाई 4/3 40 किलोमीटर, नाव विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर, इन सभी डेटा पे उलझ करके रह जाता दोस्त, है ना। आप भी ऐसी गलती किए होंगे इस सवाल में। देखना, आज के सेट का आखिरी सवाल लगाते हैं कि ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल क्यू पी आर का समद्विभाजक यानी कि एंगल बाइसेक्टर क्यू आर को एस पर मिलता है। पी क्यू 10 सेंटीमीटर, पी आर 15 सेंटीमीटर, क्यू आर 20 सेंटीमीटर। एस आर की लंबाई बताओ भाई क्या हो जाएगी, है ना। देखना, एक ट्राइंगल है, जैसे ये आपका एक ट्राइंगल हो गया दोस्त, है ना। और इस ट्राइंगल का हम लोग नामकरण देते हैं कि नामकरण क्या है, पी क्यू आर आपका। ये आपका पी हो गया, ये आपका क्यू हो गया, ये आपका आर हो गया। अब यहाँ पे है कि भाई आपका एंगल क्यू पी आर यानी कि एंगल पी का एंगल बाइसेक्टर किस पे मिलता है, तो भुजा क्यू आर को एस पर मिलता है। भुजा क्यू आर को कहाँ पे मिलता है, तो आपका एस नाम के एक पॉइंट पे मिल जाता है। ये क्या है, तो एंगल बाइसेक्टर है, दो बराबर एंगल में बांट देता है। आपसे पूछा गया है कि एंगल पी क्यू 10 सेंटीमीटर है, पी क्यू कितना है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद कितना दिया गया, पी आर 15, पी आर कितना है 15 सेंटीमीटर। उसके बाद मेरे भाई आपका क्यू आर कितना है 20, क्यू से लेके आर तक यानी कि यहाँ से लेके आपका वहां तक के आर तक कितना है 20 सेंटीमीटर के बराबर। आपसे पूछा गया है कि भाई एस आर बताओ, ये एस से लेके यहाँ आर तक का वैल्यू आपसे पूछा गया दोस्त, है ना। तो मुझे एक चीज बताओ कि एंगल बाइसेक्टर है, तो मैं बोल सकता हूँ कि पी क्यू बटे का मेरे भाई पी आर, या फिर ऐसे लो ना, इसको पहले मत लो, ऐसे लो। हम लोग बोल सकते हैं कि क्यू एस बटे का एस आर हम लोग ले सकते हैं, बटे का एस आर। और ये बराबर किसका होगा, तो आपका पी क्यू का कितना का मेरे भाई पी क्यू, और बटे का कितना, तो पी आर के बराबर, बटे का पी आर।
अच्छा, पी क्यू और पी आर कितना है? पी क्यू कितना है आपका 10 और पी आर कितना, तो बोलोगे भैया 15। इसका रेशियो लोगे 5 दूना का 10, 5 त्याग का 15, यानी कि कितना 2/3 के बराबर है ना। कितना हो जाएगा 2/3 के बराबर। अब मुझे बताओ कि मैं बोल सकता हूँ कि क्यू एस अगर मेरे भाई आपका 2 यूनिट है और एस आर आपका 3 यूनिट है, टोटल कितना है 20 है। टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितना 20 है, तो मुझे निकालना किसका है, तो एस आर का डिस्टेंस मुझे पूछा गया है। आप करो भैया टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक 20 यूनिट है और क्यू एस और एस आर का मेरे भाई टोटल लेंथ कितना होगा, 3 और 2 आपका 5 यूनिट, यानी कि ये जो 20 है ना वो इस 5 यूनिट के बराबर है दोस्त, है ना। आपको निकालना किसका है, तो एस आर का वैल्यू, एस आर कितना है आपका, बोलोगे भैया 3 यूनिट, इसी 3 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। 5 से इस 20 को काटोगे 4 बार से और 4 गुना 3 कितना आपका 12 सेंटीमीटर के बराबर। कौन सा आपका उत्तर है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा आपका, है ना। बताओ भाई चीजें समझ आ रही है यहाँ तक, किसी को कोई तकलीफ मेरे भाई समझने में अगर परेशानी हो तो जरूर बताएंगे, है ना। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और आप लोगों का मेरे भाई काफ़ी सपोर्ट रहा है ना। पिछली कई क्लासेस में आप लोग कंटिन्यूसली क्लासेस करते आ रहे हो, बहुत मज़ा आता है जब आप लगातार मेरे भाई क्लासेस करते हो। और मैं चाहता हूँ कि क्लासेस करो और एग्ज़ाम को काफ़ी बेहतर बनाओ मेरे भाई, है ना। अपने हित में एग्ज़ाम निकालो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एग्ज़ाम को यार रश करना है, कोई परेशानी की बात नहीं है बिल्कुल यार। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम को एक बोझ की तरह आपको समझना है कि भाई बहुत बड़ा प्रेशर है, वैसा कुछ नहीं करना है ना। आप बस पढ़ते जाओ मेरे दोस्त, प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट जितना हो सके उतना आप लगाओ उसमें, है ना। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं काफ़ी बेहतरीन सी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।